फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की फर्स्ट क्लास है। मैं प्रोफेसर एम.एल. मीणा, गवर्नमेंट कॉलेज आमेर राजसमंद। आज हम सांख्यिकी के परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। सांख्यिकी इंट्रोडक्शन कि सांख्यिकी क्या होती है, सांख्यिकी में क्या क्या शामिल करते हैं, ये सब इसमें बताया जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। सांख्यिकी समंक किसे कहते हैं? समंक का इंग्लिश में वर्ड है डेटा। डेटा मीन्स कुछ संख्या। जैसे डेटा आप समझते हो, वो वाला डेटा नहीं जो नेट में चलता हो, वो डेटा जो अपने पास इकट्ठे हों, अपन ने कलेक्ट कर रखे हों, उनको डेटा कहते हैं। तो पढ़ते हैं। सांख्यिकी समंकों को प्रभावपूर्ण तरीके से विश्लेषित कर उन्हें निर्णय योग्य बनाती है। किसको विश्लेषित करती है? डेटा को डेटाओं का प्रभावपूर्ण तरीके से एनालाइज करते हैं और उन्हें डिसीजन योग्य बनाती है। व्यवसाय के प्रत्येक क्षेत्र में संख्याओं का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जो व्यावसायिक निर्णय संख्याओं के आधार पर लिया जाता है वह वैज्ञानिक एवं विश्वसनीय माना जाता है। जिस विषय पर हम वार्तालाप करते हैं, यदि उसको संख्या के रूप में प्रकट नहीं कर सकते हैं तो यह विषय विश्लेषण की दृष्टि से अपूर्ण माना जाता है। वस्तुतः सांख्यिकी में अंकों का विश्लेषण वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। ज्ञान विज्ञान की किसी भी शाखा से संबंधित तथ्यों को संख्यात्मक रूप से संकलित कर उनका वैज्ञानिक विश्लेषण करके उनसे अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालने का विधिवत अध्ययन सांख्यिकी में किया जाता है। प्रस्तुत पुस्तक सांख्यिकी के व्यावसायिक पक्ष को स्पष्ट करती है। सांख्यिकी की तकनीकें, टेक्निक्स एवं मेथड्स को व्यवसाय में कैसे काम में लिया जाए, इस पुस्तक की विशेष सामग्री है। इस पुस्तक में यह स्पष्ट किया गया है कि व्यावसायिक समस्याओं का हल उपलब्ध सांख्यिकी विधियों से कैसे किया जाए। सांख्यिकी विधियों एवं सूत्रों के सत्यापन का अध्ययन इस पुस्तक का उद्देश्य नहीं है। यह विशेष सामग्री गणितीय सांख्यिकी है। आगे देखो। सांख्यिकी के अंतर्गत सर्वप्रथम स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत सर्वप्रथम समंकों का संग्रहण किया जाता है, मतलब डेटा का कलेक्शन किया जाता है। आंकड़े, डेटा को बोला, आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। बिना समंकों के सांख्यिकी का कार्य प्रारंभ नहीं हो सकता है। बिना डेटा के, बिना आंकड़ों के सांख्यिकी का कार्य प्रारंभ नहीं हो सकता। समंकों के संग्रहण के पश्चात उनका वर्गीकरण एवं सारणी के माध्यम से सांख्यिकी विश्लेषण के लिए योग्य बनाया जाता है। अपन ने डेटा कलेक्ट कर लिया, आंकड़े कलेक्ट कर लिए, उसके बाद उनका वर्गीकरण करते हैं, मतलब क्लासिफिकेशन करते हैं और टेबुलेशन करते हैं। जैसे मैंने आप 5 जनों को काम दिया कि आप एक गांव में जाइए जिसमें गरीब कितने लोग हैं, अमीर कितने लोग हैं, उसमें कौन कौन सी कास्ट के लोग हैं, और उसमें पढ़े लिखे कितने, अनपढ़ कितने, पढ़े लिखे अनपढ़ में महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी है, जेंट्स कितने पढ़े लिखे हैं, जिसमें बच्चे कितने पढ़े लिखे हैं, इन सब के बारे में आपको बोलूँगा कि डेटा कलेक्ट करके लाओ। तो आप करके लाओगे, अब वो डेटा मिक्स होंगे तो उन डेटाओं को अपन वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। जैसे एज के अनुसार, इसको लिंग के अनुसार, जो मेल है फीमेल है, उसके वर्ग के अनुसार कि अमीर है गरीब है, कास्ट के अनुसार, ऐसे टेबुलेशन करेंगे। उनका वर्गीकरण करके विश्लेषण के लिए योग्य बनाया जाएगा। उसके बाद उनका एलिनेशन करने के योग्य बनाया जाएगा। कच्चे समंकों को सजातीयता के आधार पर वर्गीकृत कर, मतलब सजातीयता मतलब समानता के आधार पर वर्गीकृत कर सारणी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। वर्गीकरण एवं सारणीयन के पश्चात उन समंकों का सांख्यिकी विधियों के माध्यम से विश्लेषण किया जाता है। समंकों के विश्लेषण के लिए सांख्यिकी की विभिन्न विधियों जैसे माध्य है, स्टैंडर्ड डिविएशन है, स्क्यूनेस है आदि के माप का प्रयोग किया जाता है। संकलित समंकों के बारे में महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालने के लिए इन विधियों का प्रयोग किया जाता है। अंत में प्राप्त सांख्यिकी परिणामों का इंटरप्रिटेशन, निर्वचन किया जाता है, मतलब एनालिसिस किया जाता है कि वह परिणाम पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यह सांख्यिकी प्रक्रिया को दर्शाता है। हम सांख्यिकी की प्रक्रिया को एक निम्न चित्र के द्वारा भी कर सकते हैं।
नॉर्मली स्टैटिक्स में क्या होता है कि सबसे पहले डेटा कलेक्ट होते हैं, डेटा कलेक्ट होने के बाद उनको वर्गीकरण किया जाता है, फिर टेबुलेशन किया जाता है, फिर उनको अलग अलग जो स्टैटिक्स में जो मेथड्स दे रखे हैं, जो विधियाँ दे रखी है, जो टेक्निक्स दे रखे हैं, उनसे एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस करने के बाद जो रिजल्ट आता है उनका इंटरप्रिटेशन, निर्वचन किया जाता है। जैसे पहले करेंगे कलेक्शन ऑफ डेटा, समंकों का संग्रहण, उसके बाद अपन क्या करेंगे, समंकों का वर्गीकरण, सारणी, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ डेटा। अब ये टेबुलेशन ऑफ डेटा करने के बाद सांख्यिकी प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ स्टैटिक्स में समंकों का विश्लेषण सांख्यिकी विधियों का प्रयोग कर एनालिसिस ऑफ डेटा करेंगे, जिसमें कोई सी विधि जो भी विधि लग रही है हम आगे पढ़ेंगे, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स होती है डेटा को वैलिडेट करने की, वो हम आगे के चैप्टर में आपको अच्छे से समझाया जाएगा। उसके बाद समंकों का विश्लेषण करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उनका इंटरप्रिटेशन करते हैं, जिसको निर्वचन बोलते हैं। ये आगे देखते हैं सांख्यिकी का उद्गम व विकास। सांख्यिकी जो वर्ड है वो कैसे आया, कहाँ से आया, कहाँ से इसका जन्म हुआ। अंग्रेजी भाषा के शब्द स्टैटिस्टिक्स, लैटिन भाषा के शब्द स्टेटस अथवा इटालियन शब्द स्टेटिस्टा अथवा फ्रेंच शब्द स्टेटिस्टिक से बना है। इन सभी शब्दों का अर्थ राजनीतिक, राज्य मतलब पॉलिटिकल स्टेट अथवा राजनीतिक कला, पॉलिटिकल आर्ट से है। इससे यह स्पष्ट होता है कि इस विज्ञान का राज्य से गहन संबंध है। स्टेटिस्ट शब्द का प्रयोग विलियम शेक्सपियर व विलियम वर्ड्सवर्थ आदि ने एक ऐसे व्यक्ति के लिए किया था जो राज्य से संबंधित लेखे जोखे कार्य में निपुण हो। वैसे स्टैटिस्टिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1749 में जर्मनी के प्रसिद्ध गणितज्ञ गोटफ्राइड ओकेनवोल द्वारा किया गया था, जिन्हें सांख्यिकी का जन्मदाता भी कहा जाता है। याद रखो कि आपको एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सांख्यिकी का जन्मदाता किसे कहते हैं, सर्वप्रथम सांख्यिकी शब्द का प्रयोग कहाँ पे हुआ, और अंग्रेजी में सांख्यिकी का मतलब क्या है, लैटिन में सांख्यिकी शब्द का मतलब क्या है, इटालियन में क्या है, ये सब आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट ऊपर आगे देखते हैं। उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि सांख्यिकी की उत्पत्ति सही अर्थों में राजाओं के विज्ञान के रूप में हुई थी। प्राचीन काल में राजा महाराजाओं आंकड़ों का संग्रहण अपने राज्य के शासन प्रबंध ठीक प्रकार से चलाने, आयकर नीति निर्धारित करने और सैन्य शक्ति का अनुमान लगाने के उद्देश्य से करवाते थे। इस प्रकार के आंकड़े 3050 ईसा पूर्व विश्वविख्यात पिरामिडों के निर्माण तो मिस्र के सम्राट द्वारा एकत्रित करवाए गए थे। इसके पश्चात 1400 ईसा पूर्व सम्राट रेमेसिस द्वितीय ने भूमि के उचित वितरण के लिए भूमि संबंधित द्वारा मूसा सम्राट ने जातियों की गणना करवाई थी। आगे देखते हैं अपन कि इसमें सांख्यिकी जो स्ट्रक्चर दे रखी है आप आराम से इसको पढ़ लीजिएगा, कुछ ज़्यादा कोई समझने वाली बात नहीं है, बस थ्योरेटिकल पार्ट है कि कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं सांख्यिकी का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी शब्द स्टैटिस्टिक्स का हिंदी अनुवाद है फादर कामिले बुल्के ने अंग्रेजी हिंदी कोश में स्टैटिस्टिक्स शब्द के दो अर्थ दिए हैं, प्रथम बहुवचन संज्ञा के रूप में और द्वितीय एकवचन संज्ञा के रूप में। ये देखते हैं समंकों के रूप में या बहुवचन के रूप में, जिसमें समंक की विशेषता है, सांख्यिकी विधि के रूप में या एक वचन के रूप में, जिसमें प्रतिष्ठित विचारकों की परिभाषा और आधुनिक मत की परिभाषा है। आगे अपन इनको अलग से पढ़ते हैं। अतः सांख्यिकी की दो अर्थों में परिभाषित किया जाता है, एक तो समंकों के रूप में या बहुवचन के रूप में एज डेटा और प्लूरल हेंस, और दूसरा है सांख्यिकी विधि के रूप में या एक वचन के रूप में एज ए स्टैटिस्टिकल मेथड और सिंगुलर सेंस। आगे देखते हैं स्टैटिक्स एज डाटा, सांख्यिकी एक समंक के रूप में। सांख्यिकी बहुवचन के रूप में प्रयुक्त का अर्थ है अनुसंधान के अंतर्गत विशिष्ट समस्याओं के संदर्भ में संग्रहित आंकिक अंकों के समूह से। यहाँ है उल्लेखनीय कि कोई भी आंकिक अंकों के समूह को सांख्यिकी नहीं कहा जाएगा। दिए गए आंकिक अंकों के समूह को सांख्यिकी के रूप में परिभाषित तभी कर सकते हैं जब वह एक समूह विशिष्ट विशेषताओं से संतुष्ट करता हो। विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषा निम्न प्रकार है। यहाँ पे अलग अलग जो स्टैटिक्स जो थे विशेषज्ञ थे उनके द्वारा परिभाषाएं दी गई है। जैसे डॉक्टर एल बाउले ने क्या कहा, समंकी से अनुसंधान से संबंधित विभाग में तथ्यों का संख्यात्मक वितरण है जिन्हें एक दूसरे से संबंधित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। ऐसे ही वेबस्टर ने बोला, इसे अकेनवोल ने बोला, कॉर्नर ने बोला, होरेस से क्राइस्ट ने बोला है। ये सब इनकी डेफिनेशन से आपको याद करनी है।
अब अपन पढ़ते समंकों की विशेषता। समंकों की विशेषता याद रखो, सांख्यिकी की विशेषता नहीं है, ये समंकों की विशेषता है। समंक में डेटा, आंकड़ों की विशेषता। भाई आंकड़ों में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए ताकि वो आंकड़े कहलाए, डेटा कहलाए, समंक कहलाए। सबसे पहले समंक तथ्यों के समूह होते हैं। समंक तथ्यों के समूह होते हैं, मतलब समंक तथ्यों के समूह होते हैं। किसी एक तथ्य को समंक नहीं कहा जा सकता, मतलब किसी एक आंकड़े को समंक नहीं कहा जाएगा, पूरे ग्रुप को ही समंक कहेंगे। किसी एक विद्यार्थी की लंबाई, एक व्यक्ति की आय, एक विद्यार्थी के लिए एक विषय में प्राप्त समंक नहीं कहे जा सकते। सांख्यिकी के दृष्टिकोण से किसी एक व्यक्ति से संबंधित अध्ययन का कोई महत्व नहीं होता है। तथ्य किसी समूह से संबंधित होने चाहिए, किसी ग्रुप से रिलेटेड होने चाहिए, किसी एक सदस्य से नहीं। गॉट इट। नेक्स्ट इसकी विशेषता है समंक संख्या के रूप में व्यक्त होते हैं। समंक मतलब होते क्या, समंक संख्या के रूप में होने चाहिए। समंक की ये मुख्य विशेषता है कि वे संख्या में व्यक्त किए जाते हैं, अर्थात यदि कोई सूचना या तथ्य अंकों के रूप में व्यक्त किए जाते हैं तो उसे समंक का मतलब मैथ्स में होने, नंबर में होने चाहिए, उसे समंक कहा जाएगा। गुणात्मक अभिव्यक्ति समंक नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल वह बूढ़ा है, वो अमुक है, वह अंधा है, वह अच्छा है, वह बालक है, वह रोजगार में लगा हुआ, धनवान, वह गरीब, अशिक्षित है, जो है वो ये समंक नहीं कहलाएंगे। गुणात्मक जो भी डेटा होते हैं वो समंक नहीं कहलाएंगे। इसके विरुद्ध यदि इन्हें संख्यात्मक अभिव्यक्ति दे दी जाए तो ये समंक कहलाएंगे। तथा इसकी आयु 80 वर्ष है, राम की आय 300 रुपये प्रति माह आदि सूचनाओं को यदि समव्यक्त किया जाए तो ये समंक कहलाएंगे। नेक्स्ट है समंक अन्य कारणों से पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होते हैं। किसी भी समस्या से संबंधित समंक अनेक कारणों से पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए किसी देश की जनसंख्या से संबंधित समंक उस देश की जन्म मृत्यु दर, परिवार नियोजन की प्रगति, आर्थिक उन्नति, जलवायु, शिक्षा, जीवन स्तर आदि बातों से प्रभावित होते हैं। इसी प्रकार किसी भी विद्यालय के परीक्षाफल के समंकों को ले तो याद होगा कि परीक्षा के परिणाम अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं, यथा प्रश्न पत्र का सरल होना, प्रेक्षकों द्वारा सरल और उदार प्रशिक्षण, विद्यार्थियों का अध्ययन, विश्वविद्यालय का उदाहरण इत्यादि। किसी भी घटना को प्रभावित करने वाले सभी कारणों के प्रभाव का अध्ययन हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समंकों का प्रयोग मुख्यतः सामाजिक विज्ञानों में किया जाता है, जिनमें किसी भी प्रकार के प्रयोग असंभव है। किंतु फिर भी सांख्यिकी की मदद से अन्य घटनाओं से प्रभावित तथ्यों को अलग अलग अध्ययन करने की कोशिश की जाती है। इसी उद्देश्य से काल श्रेणी का विश्लेषण में दीर्घकालीन परावर्ती, सामयिक विचरण की चक्रीय उच्चावचन एवं देव या अनियमित उच्चावचनों का अध्ययन किया जाता है। इन जो भी वर्ड आए इनको आगे बताया जाएगा कि ये क्या होते हैं। नेक्स्ट है समंक गणना अथवा अनुमान द्वारा संग्रहित किए जाते हैं। समंकों का संग्रहण या तो गणना द्वारा या अनुमान द्वारा किया जाता है। व्यवहार में दोनों ही विधियां स्वीकार की जाती है। गणना या अनुमान में से किसे चुना जाए ये अनुसंधान कार्य के क्षेत्र में उसके उद्देश्य पर निर्भर करता है। यदि जांच का क्षेत्र सीमित है, मतलब जो जांच करनी है उसका क्षेत्र छोटा है, सीमित है, तो गणना के आधार पर ही समंक इकट्ठे किए जाने चाहिए। अन्यथा जांच का क्षेत्र बड़ा है, विस्तृत है, तो वहाँ पे अनुमान लगाकर ही डेटा कलेक्ट करने चाहिए। जैसे खाने में पाई जाने वाली कुछ खनिज संपत्ति की मात्रा को तोला नहीं जा सकता, तो उसको वहाँ पे अनुमान ही लगाया जा सकता है कितना खनिज पदार्थ है। इसके विपरीत किसी देश की जनगणना की जाती है तो विस्तृत क्षेत्र, लेकिन उसको काउंट कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं, उसको गणना के द्वारा इसको डेटा इकट्ठे करने चाहिए। इसमें इस बारे में डॉक्टर बाउले ने ठीक ही कहा है कि बड़े अंकों को इकाई तक ठीक से नहीं गिना जाता, उनका अनुमान किया जाता है। नेक्स्ट है यथोचित परिशुद्धता होनी चाहिए। समस्याओं का अध्ययन गणना एवं अनुमान के आधार पर किया जाता है, किंतु इस क्रिया में 100% शुद्धता न संभव है और न आवश्यक ही, क्योंकि सांख्यिकी में हम औसत समस्याओं का अध्ययन करते हैं, न कि व्यक्तिगत। याद रखो, सांख्यिकी में समूह की समस्याओं का अध्ययन करते हैं, पर्सनल कोई किसी भी व्यक्ति की या किसी डेटा की समस्याओं का समाधान नहीं करते। प्रत्येक अध्ययन में शुद्धता का एक स्तर होता है। किस शुद्धता को यथोचित कहा जाए यह जांच के उद्देश्य से उसकी प्रकृति, आकार एवं उपलब्ध साधनों पर निर्भर करता है। जैसे श्री होरेस से क्राइस्ट के शब्दों में यथोचित परिशुद्धता क्या होगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि समंक किस उद्देश्य की पूर्ति करेंगे। जैसे दो स्थानों के बीच की दूरी अपन किलोमीटर में नापते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति की लंबाई नापेंगे तो उनको सेंटीमीटर में ही नापेंगे। समंक पूर्व निर्धारित उद्देश्य तो संग्रहित किए जाते हैं।
जो अपन समंक जो डेटा जो आंकड़े कलेक्ट कर रहे हैं, तो उन डेटा को कलेक्ट करने का क्या उद्देश्य है, क्यों किया जा रहा है, उद्देश्य से पहले ही हमने निर्धारित करने चाहिए। उसके बाद ही अपने को समंक अपने डेटा कलेक्ट करने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कोई मान लो कोई किसी फैक्ट्री में से आप मजदूरों को आय को ले रहे हैं, तो मजदूरों की आय को अपन किस उद्देश्य के ले रहे हैं, कि उनको उनकी जो मजदूरी बढ़ाने के लिए ले रहे हैं, या फिर किसी दूसरी फैक्ट्री से तुलना करने के लिए ले रहे हैं, उनका उद्देश्य पहले ही अपना डिसाइड होना चाहिए। समंकों का संग्रहण व्यवस्थित रूप से होना चाहिए। समंकों को एकत्रित करने का कार्य व्यवस्थित ढंग से किया जाना चाहिए, क्योंकि एकत्रित समंकों का प्रयोग किसी समस्या के अध्ययन और समाधान के लिए किया जाता है। अतः समंक संग्रहण की योजना बनाने समय ये निश्चित किया जाना चाहिए कि उनके संग्रहण का उद्देश्य क्या है, किस प्रकार समंक एकत्रित करने हैं, और समंक संग्रहण की किन विधियों का प्रयोग करना है। आगे है, समंक परस्पर संबंधित होने चाहिए। जो डेटा अपन कलेक्ट कर रहे हैं वो आपस में संबंधित होने चाहिए, उनका आपस में रिलेशन होना चाहिए। जैसे समंकों में एक विशेषता ये भी होती है कि वे एक दूसरे से तुलनीय होते हैं। समंकों को तुलनात्मक बनाने के लिए उनको सजातीय में एक समान होना आवश्यक है, अन्यथा तुलना करना संभव नहीं होगा। यहाँ तथा पतियों की आयु और पत्नियों की ऊंचाई संबंधी समूह को किसी भी प्रकार का तुलना संभव नहीं है। यहाँ पे अगर पतियों की आयु और पत्नियों की आयु हो तो तुलना की जा सकती है, लेकिन एक आयु को लंबाई से कैसे अपन कंपेरिजन करेंगे, ये समंक नहीं, ऐसे समंक नहीं होंगे। मतलब समंकों में रिलेशन होना चाहिए। उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हुआ है कि सभी सांख्यिकी समंक तथ्य होते हैं, लेकिन सभी संख्यात्मक तथ्य समंक नहीं होते। मात्र वे संख्यात्मक तथ्य समंक कहलाते जिनमें उपयुक्त वर्ण्य समस्त विलक्षण विद्यमान हो। यहाँ यदि कौन कौन से संख्यात्मक प्रस्तुतिकरण, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन तुलनीय होने चाहिए, कंपरेबल्स होने चाहिए, सजातीय और होमोजेनिसिटी होनी चाहिए। अब अपन एक एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। सुरेश की आयु 40 वर्ष है। इसमें क्या आप निम्नलिखित को समंक कहेंगे? जो अपन इसमें 6 एग्जाम्पल दे रखे हैं, इनमें किसको समंक कहेंगे, किसको नहीं करेंगे? सॉल्यूशन में क्या रखा है? समंकों में संख्यात्मक प्रस्तुतिकरण, तुलनीय व सजातीय गुण विद्यमान होने चाहिए। यदि तीनों में से किसी भी एक भी गुण का अभाव होगा तो ऐसे तथ्यों को समंकों की संख्या नहीं दी जा सकती। अतः निम्नलिखित सारणी से ये स्पष्ट किया गया है कि देखो, संख्यात्मक प्रस्तुतिकरण मतलब संख्या में होने चाहिए, नंबर में होने चाहिए, तुलनीय में तुलना योग्य होने चाहिए, सजातीय है या नहीं, मतलब समान है या नहीं, समंक है कि नहीं, उसको कहेंगे। वो लास्ट में स्पष्टीकरण देंगे। अगर क्यों है, क्यों नहीं है, क्यों है, तो उसका अपन लिखेंगे यहाँ पे। जैसे सुरेश की आयु 40 वर्ष है, संख्यात्मक प्रस्तुति करने, क्योंकि 40 जो है वो नंबर है, न्यूमेरिकल आंकड़ा है, डेटा है, वो ठीक है, तुलनीय है। लेकिन तुलना किससे करेंगे? यहाँ पे तुलना करने के लिए दूसरा वर्ड नहीं है, दूसरा कोई नहीं है कि मोहन की आयु 40 वर्ष। अगर मोहन भी यहाँ पे आता, मतलब ये ऐसे लिखा हुआ था कि सुरेश की आयु 40 वर्ष है, मोहन की आयु 50 वर्ष है, तो यहाँ पे तुलनीय भी हो जाता है। लेकिन तुलना नहीं करेंगे क्योंकि एक पर्सनल है। सजाते हैं या नहीं है? नहीं है। सब सजातीय समान है ही नहीं, क्योंकि अकेला इंसान है तो समान कैसे होगा? तो इसको समंक भी नहीं कहेंगे। स्पष्टीकरण में क्या दिया है कि तुलनीय व सजातीय का अभाव है, मतलब ना तो तुलना करनी होगी ना सजातीय है। जैसे नेक्स्ट है, इसमें अनुभव की आयु प्रतीक की आयु से 2 वर्ष अधिक है। बिल्कुल है। सब कितनी उसमें है, तो इसमें क्या कहेंगे? संख्यात्मक प्रस्तुतिकरण भी है, तुलनात्मक है कि दोनों तुलना हो रही है कि 2 वर्ष से अधिक है। तीसरा समान भी है कि आयु में तुलना कर रहे हैं, समंक है बिल्कुल। डेटा, इसको डेटा कहेंगे। तीनों ही गुण विद्यमान है इसमें। अब लिखो आगे, देखो, सोहन ने लागत लेखांकन में मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग में 50% अंक प्राप्त किए। डेटा तो है, संख्यात्मक प्रस्तुतिकरण मतलब संख्या में प्रेजेंट तो कर रहा है, लेकिन न किससे तुलना कर रहा, किसी से नहीं कर रहा, एकल है। और उसमें सजातीय भी नहीं है, तो ये समंक भी नहीं है, तो तुलनीयता व सजातीय का भाव नहीं है, मतलब ये दोनों नहीं, इसमें प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, सांख्यिकी विषय में स्टैटिक्स में इसमें गोपाल ने 50%, सुनील ने 60% व शकील ने 40% अंक प्राप्त किए। बिल्कुल सी, ये संख्यात्मक प्रस्तुतिकरण भी है, तुलना भी है और समानता भी है। समानता मतलब ओनली स्टैटिक विषय के बारे में ही बता रहे हैं, तो समंक का तीनों ही गुण विद्यमान है। आगे देखते हैं, महेश रमेश से अधिक बुद्धिमान है। डेटा नहीं है तो समंकों का प्रेजेंटेशन नहीं है। तुलना योग्य है कि दोनों में तुलना बुद्धिमान से ही हो रही है। समान भी है कि बुद्धि की ही बात करें, लेकिन समंक नहीं है। मैंने पहले आपको बताया था कि एक डेफिनेशन में, एक परिभाषा में
कि गुणों के आधार पर समंक नहीं, गुणों के आधार पर जो डेटा कलेक्ट किए उनको समंक नहीं करते। यहाँ पे गुण ही है, बुद्धिमानों ने गुण, न कि कोई न्यूमेरिकल वो है। तो यहाँ पे तथ्य संख्यात्मक रूप में नहीं है, गुणात्मक तथ्य समंक नहीं कहलाते। आगे का देखते हैं। श्याम के सांख्यिकी में प्राप्त 60% अंक तथा मौन को लागत लेखांकन में प्राप्त 70% अंक। बिल्कुल सेम संख्यात्मक प्रेजेंटेशन है, तुलना भी कर रहे हैं कि उसको परसेंटेज में तुलना कर, लेकिन समानता नहीं है। क्या मानता क्यों नहीं है? कि श्याम को तो स्टैटिस्टिक्स में बताया है और मोहन की कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में बताया है, सॉरी कॉस्ट अकाउंटिंग में बताया है। तो ये विषय अलग अलग है तो इसको डेटा नहीं कहेंगे। संख्यात्मक व तुलनीयता किंतु सजातीयता नहीं है। जिस जिस डेटा में, जिस संख्या में तीनों गुण विद्यमान होंगे, कौन कौन से गुण? संख्यात्मक प्रस्तुतिकरण होना चाहिए, दोनों तुलना योग्य हों, तो समानता होनी चाहिए, उनको ही डेटा कहेंगे, अन्यथा उनको डेटा नहीं कहेंगे। ये याद रखो। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप उनको करके कमेंट बॉक्स में अपने जो करने के बाद फ़ोटो से सेंड कीजिए। जिसको को नहीं समझ आ रहा वो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए कि सर ये नहीं समझ आ रहा। मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, वो करके आप डालिए, अगली क्लास अपन आगे बताया जाएगा इसके बारे में।